I would like to welcome our key dignitaries for the inaugural session. The first name here is Mr. Lakshmi Das, President NAFCUB. Sir, I would request you to come on the stage. Das sir is also the chairman of Kangra Cooperative Bank and the chairman of Delhi Urban Cooperative Banks Federation. We welcome you, sir. Next is Shri Sunil Devda, Director, NAFCUB. Shri Gautam Bhai Vyas, Director, NAFCUB. Shri Madan Gopal Swami, Director, NAFCUB. Shri Subhash Moite, Chairman, Pune District Urban Cooperative Banks Association. He's coming in 2 minutes. Srimati Alka Srivastav, Director, NAFCUB and MP Urban Banks Federation. Shri Ramlal Sanap Sir, CEO, Nashik District Urban Banks Association. Mr. Amit Raghuvanshi, Head of Government Business, Acer. Welcome everyone. I would now request my colleagues, Mr. Anupam Gupta and Mr. Yogesh Sharma, Director, NAFCUB, to come on the stage and welcome all the dignitaries with a flower bouquet. Firstly, I would request you to welcome Lakshmi Das Sir, President NAFCUB. Anupam. Shri Sunil Devra Sir, Director, NAFCUB. Shri Gautam Bhai Vyas from NAFCUB. Srimati Alka Srivastav, Director, NAFCUB and MP Urban Banks Federation. You all can clap. बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी आवाज आएगी तालियों की. Shri Lamla Sanap, CEO, Nashik District Urban Banks Association. Mr. Amit Raghuvanshi, Head of Government Business, Acer. Shri Madan Gopal Swami, Director, NAFCUB. Shri Yogesh Sharma, Chief Executive, NAFCUB. Please. Now, I would request all the dignitaries, as the ritual goes, to please proceed for the lamp lighting, and then we will begin the proceedings.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। Thank you, everybody. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी लक्ष्मीदास सर से कि वो पोडियम पर आएं और जनता को एड्रेस करें ऑन द टॉपिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सर। मंच पर विराजमान नेफकब के डायरेक्टर साहिबान, अलका जी हैं, गौतम व्यास जी हैं, सुनील देवड़ा जी, मदन गोपाल स्वामी जी, और दो नाम मैं भूल रहा हूँ, और हमारे नेफकब के सीई श्री योगेश शर्मा जी, मेरे साथ कलीग रहे हैं चालके जी, मोहिते पाटिल साहब भी आ गए हैं, अनुपम गुप्ता जी, और वो सब लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं और हमारी कोऑपरेटिव फ्रेटर्निटी के हिस्सा है। हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब एक भी हैं और कहीं कहीं हमारे आपस में हित टकराते भी हैं। हम एक दूसरे के सहयोगी भी हैं और एक दूसरे के कंपटीटर्स भी हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अनऑर्गेनाइज्ड समाज होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, उसकी ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। पर कुल मिलाकर के हम सब एक हैं और कोऑपरेटिव आइडियोलॉजी के माध्यम से समाज में एक नई अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए
कृत संकल्प हैं, प्रतिबद्ध हैं। देश में और दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था थी, फिर उसके रिएक्शन में साम्यवादी व्यवस्था आई। दोनों के अलग अलग अच्छे गुण हैं, दोनों में दोष हैं, और इन दोनों के गुणों को मिलाकर के जो थ्योरी बनती है, जो फिलॉसफी बनती है, वो कोऑपरेटिव मूवमेंट है। कोऑपरेटिव मूवमेंट में हम लोग लाखों करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हैं। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का विस्तार है कोऑपरेटिव सेक्टर में, जो बैंकों का काम है। 1500 बैंक मिलकर के कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में कोई एक मालिक नहीं है, और जो प्रॉफिट आता है उसको भी हम लोग आपस में बराबर बराबर बांटते नहीं हैं। यहाँ तक कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनका भी बराबर में प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता है। एक डिविडेंड देते हैं, बाकी सारा पैसा इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए खर्च होता है। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसको हम समाजीकरण कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं, ना इंडिविजुअल ना नेशनलाइजेशन बल्कि सोशलाइजेशन, ये हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर की एक शक्ति है, स्ट्रेंथ है। ये बात सही है कि हम लोग, ये जो हमारी विशेषता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई अर्थव्यवस्था स्थापित करने की, उसका उतनी मात्रा में प्रचार नहीं कर पाए, उतनी मात्रा में उसकी जो उपयोगिता है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग बहुत पुराने होते हुए, 100 साल से भी अधिक आयु वाले लोग होते हुए भी हम पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में हाशिए पर हैं। अब आज की डेट में ये बात सही है कि आरबीआई और कोऑपरेटिव सेक्टर और सरकार एक ही पेज पर हैं। आरबीआई महसूस करने लगा है कि वो केवल हमारे मॉनिटर नहीं हैं, जिसकी हमारी मांग थी बहुत समय से, वो प्रमोटर हैं, और उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स की उपयोगिता को, प्रासंगिकता को महसूस किया है। और आज आरबीआई के गवर्नर साहब ने, श्री शशिकांत दास जी ने, एक 8 पॉइंट का एक प्रोग्राम दिया है कि अगर ये 8 पॉइंट कोऑपरेटिव सेक्टर में इंप्लीमेंट होते हैं तो कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत उपयोग हो सकता है। इसका जितना अधिक उपयोग होना चाहिए उससे भी ज़्यादा अधिक उपयोग हो सकता है। मेरी जानकारी में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर साहब श्री राजेश्वर राव जी, वो लखनऊ में गए, उन्होंने वहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स की, चेयरमैन की मीटिंग ली। और अभी रिसेंटली, अगर मुझे सही जानकारी है, तो बम्बई में भी कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई। भारत सरकार में अगर बात करते हैं तो भारत सरकार के जो मंत्री महोदय हैं, हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक घोषणा की है कि इस देश में 1 टाउन 1 बैंक, और अगर 1 टाउन 1 बैंक की बात करते हैं तो वो कोऑपरेटिव बैंक ही हो सकता है। भारत सरकार की ये भी कोशिश है,
अब ये कंट्राडिक्शन भी है थोड़ा सा, तो शायद भारत सरकार को और आरबीआई को दूर करना पड़ेगा। भारत सरकार ये मानती है कि बैंकों का विस्तार होना चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक, अधिक से अधिक कोऑपरेटिव बैंक खुलने चाहिए, नए बैंक रजिस्टर होने चाहिए। और आरबीआई की स्थिति ऐसी है कि हमारी संख्या 1800 के करीब थी, जो घट करके 1500 रह गई है। और हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन ये खबर आती है कि अब कहीं पेनल्टी लग गई, कहीं लाइसेंस कैंसिल हो गया। तो इन दोनों को भी नज़दीकी से समझना पड़ेगा एक दूसरे को, और ये दोनों आरबीआई और भारत सरकार इस परिस्थिति को समझेगी तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का विस्तार अवश्य हो सकता है, होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। हम जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो वो कोऑपरेटिव बैंक्स ही हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज़, जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात को सफल कर सकती हैं। लेकिन केवल भारत सरकार या केवल आरबीआई की ही जिम्मेदारी नहीं है। हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज़ को भी आज की परिस्थिति में ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम इस परिस्थिति के लिए, जो आज मांग है एक्सपेंशन की, उस परिस्थिति के लिए पूरे तौर पर तैयार है। उस तैयारी की प्रक्रिया में सबसे बड़ी और सबसे पहली आवश्यकता आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारा काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। बहुत लोग बेरोजगार हो गए जब टेक्नोलॉजी आई। ये अर्थनीति का नियम है कि अगर हाथ कम हैं, काम ज्यादा है, तो हाथ का काम मशीन को करना पड़ेगा। अगर हाथ ज्यादा हैं, काम कम है, तो मशीन का काम हाथ से लेना पड़ेगा, अन्यथा बेरोजगारी बढ़ेगी। तो टेक्नोलॉजी के विस्तार से हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत लोगों का काम कुछ लोगों के हाथों तक सीमित हुआ। इस वास्तविकता के बावजूद यह भी आज की एक सच्चाई है कि टेक्नोलॉजी को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली लागू नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो हम पिछड़ जाएंगे। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को और क्रेडिट सोसाइटीज को टेक्नोलॉजी के मामले में सेंसिटिव होना पड़ेगा, इसकी वास्तविकता को समझना पड़ेगा, इसकी उपयोगिता को समझना पड़ेगा और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तो गांधीयन मूवमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत लोग हैं जो गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं। एक बात ये कही जाती है कि गांधी जी टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे। मुझे नहीं मालूम कि जो लोग ये मानते हैं कि गांधी जी टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे, मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थे, उन्होंने कौन सी किताब में ये पढ़ा है या कौन से गांधी से ये सुना है। मैं तो एक बात जानता हूं, जब 1925 में चरखा जो जगह जगह बिखरा पड़ा था, उसको जब गांधी जी के आह्वान पर इकट्ठा किया गया और चरखे की शक्ल बनाई गई,
पहले भी था चरखा, लेकिन खत्म हो गया था मानचेस्टर की मिलों के कारण। तो उस समय, ये मैं 1925 की बात कर रहा हूं, लगभग 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। उस समय गांधी जी ने कहा था कि इस चरखे में यदि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सके जिसके कारण इस चरखे का उत्पादन बढ़ जाए, ड्रजरी कम हो जाए और ये सबकी पहुंच में आ जाए, तो मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो जो व्यक्ति 1925 में चरखे को मॉडर्नाइज करने के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की बात करता है, उसको ये कहना कि वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ था, इससे बड़ा अन्याय गांधी के साथ कोई नहीं हो सकता। ये रेफरेंस मैंने इसलिए लिया कि आज अगर हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है या टेक्नोलॉजी के बिना हमको काम चलाना है, तो ये उचित नहीं है। अगर गांधी जी ने 1925 में टेक्नोलॉजी की बात की, तो हम लोगों को आज समझना पड़ेगा कि हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और इसका बेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज़ को इस दिशा में सक्रिय प्रयास करना चाहिए, अपने आप को टेक्नोलॉजी इनेबल करना चाहिए और जो बेहतरीन इस्तेमाल इसका हो सकता है उसकी कोशिश करनी चाहिए। इतनी बात है जब मैं ये कहता हूं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज़ को टेक्नोलॉजी की बात सोचनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में सेंसिटाइज्ड होना चाहिए। तो मेरे जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले फ्रेंड्स यहाँ बैठे हैं, कलीग्स बैठे हैं, पार्टनर बैठे हैं, मुझे उनसे भी कुछ कहना है। मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ जो बैंक्स काम कर रहे हैं या जिन बैंकों को वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनको ये फीडबैक देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज टेक्नोलॉजी वालों से बहुत परेशान हैं। टेक्नोलॉजी वाले जिस तरह का शोषण इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज का कर रहे हैं, इसलिए आज जो अर्बन बैंक्स आपके साथ जुड़े हुए हैं वो मजबूरी में जुड़े हुए हैं, आनंद से नहीं जुड़े हुए हैं। और आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स उस विकल्प की तलाश में हैं, नंबर 1, फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी मिल जाए, नंबर 2, उसका R&D इतना मजबूत हो कि अपडेट कर सके, और नंबर 3, वो टेक्नोलॉजी उस बैंक के अप्रोच में हो। ये 3 चीज़ों की तलाश में है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। जो भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाला कोई भी कंपनी जो इन 3 चीज़ों को पूरा करेगी, उसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज हाथों हाथ उठा लेंगे। नंबर 1, उनकी टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ होनी चाहिए, अर्थात आज जितने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, जिनको मैं जानता हूं, मेरा ज्ञान अधूरा हो सकता है, लेकिन जब मार्केटिंग वाला आदमी आता है तो वो बहुत सब्ज़बाग दिखाता है, लेकिन जब MOU साइन हो जाता है तो उसके बाद जो लोग इंप्लीमेंटेशन वाले आते हैं वो टेलीफोन भी नहीं उठाते। तो एक बहुत बड़ा गैप है। फिर अगर RBI का सर्कुलर कोई आता है और उसके मुताबिक टेक्नोलॉजी की कोई नया मॉड्यूल बनाना पड़ता है, तो उसमें इतने अनाप शनाप रेट मांग लिए जाते हैं कि छोटा बैंक, मैं छोटे बैंकों के लिहाज से बात कर रहा हूँ, सारस्वत बैंक हो या कॉस्मोस बैंक हो या दूसरे जो 100 बड़े बड़े बैंक हैं, वो शायद आपका वजन बर्दाश्त कर लें, लेकिन 50 करोड़ का बैंक, 100 करोड़ का बैंक, और जिस तरह की आज डिमांड आ रही है टेक्नोलॉजी की, वो उसको कूप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशान हैं वो। फिर अपग्रेडेशन का सवाल है, अपडेशन का सवाल है,
टेक्नोलॉजी इतनी कम आयु है इस टेक्नोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आयु बहुत छोटी है। जो आज टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट लग रही है वो कल को ऑब्सलीट हो रही है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो अगर वो अपडेशन नहीं होगी तो बैंक पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आज का बैंक टेक्नोलॉजी की मदद के बिना नहीं चल सकता। तो अगर टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी को मैं वापर रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो टेक्नोलॉजी अगर अपडेट नहीं होगी तो मैं पिछड़ जाऊंगा। मैं इस दौड़ में, इस कंपटीशन के युग में मैं सबके साथ नहीं चल पाऊंगा। तो आज हम लोगों को एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ऐसे टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है जो हमको समय के साथ आगे रख सके, जो नई नई खोज में हमसे आगे रह सके, और हम जैसे जो कमज़ोर लोग हैं उनको, उनकी पकड़ में रहे। हमको भी लगे कि ये मैं खरीद सकता हूँ, ये मैं ले सकता हूँ। अब मैं जानता हूँ इस बात को कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, R&D के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी एक बैंक के लिए डेवलप की जाती है वो 1500 बैंकों पर लागू हो सकती है। इसलिए डेवलप करने पर एक ही पैसा बार खर्चा होता है, उसको आप 50 बैंक में बेच सकते हैं। लेकिन आवश्यकता हो तो हमको पूलिंग करनी पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा। इसलिए हमने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को आग्रह किया। एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आपकी प्राथमिकता में टेक्नोलॉजी नंबर 1 पर होनी चाहिए, आप इस पर काम कीजिए। और उन्होंने भी, वो भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है। मित्रों, ये कार्यक्रम यहाँ आयोजन हुआ, इसमें दोनों को मिलाया गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ आयोजकों का, अनुपम जी का। पूना में भी एक ऐसा कार्यक्रम हुआ, हम लोग इसको खाद्य जगत में बायर्स एंड सेलर्स मीट कहा करते थे, खरीदने वाला और बेचने वाला। यहाँ दोनों लोग हैं, और नेफकब जो इसका कोऑर्डिनेटर है वो भी यहाँ है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल जो यहाँ हुआ है, हम सब लोग दिन भर यहाँ रहेंगे, कई भाषण आपको सुनने को मिलेंगे। मैं ये मानता हूँ कि जो बैंक वाले लोग यहाँ हैं, हम लोगों को संकल्प करना चाहिए, अपनी ग्रोथ के बारे में निर्णय करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि भागते रहना ग्रोथ नहीं है, तरीका है ग्रो करेंगे, ब्रांच आउट करेंगे, ब्रांच आउट करेंगे, ग्रो करेंगे, तो स्टडी ग्रोथ होगी। लेकिन फिर भी अगर हम, जिस तरह से प्राइवेट बैंकों का विस्तार हो रहा है, जिस तरह से बैंकों के प्रति आकर्षण लोगों का बढ़ रहा है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स को ग्रोथ की नई परिभाषा करनी होगी। कोऑपरेटिव बैंक्स को और क्रेडिट सोसाइटीज़ को नए मयार तय करने होंगे, निर्णय करने होंगे, नए मापदंड निर्णय करने होंगे। और अगर सहजता से कहना हो तो हमको अपने कार्य को अगले 1-2 साल में डबल करने की योजना बनानी होगी। अगर हमारा 6 लाख करोड़ का धंधा है तो ये 12 लाख करोड़ का करना पड़ेगा। उसका तरीका है कि हम नए बैंक बनाएंगे, उसका तरीका है कि क्रेडिट सोसाइटीज़ को बैंक की परिधि में लाएंगे, और जो बैंक आज हैं उनको नई नई ब्रांचें खोलने की कोशिश करनी होगी। जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का एहसास है कि कोऑपरेटिव बैंक अभी जो FSWM के नाते ऑटोमेटिक रूट आया है, उसके अलावा जो भी ब्रांच खोलनी होगी उसके लिए RBI की परमिशन की आवश्यकता लगेगी। क्रेडिट सोसाइटी को अगर बैंक बनना है तो RBI की परमिशन की स्वीकृति लगे, परमिशन की आवश्यकता होगी। ये सारी बातें मेरे ध्यान में हैं, और ये करने के लिए नेफकब को जो प्रयास करने पड़ेंगे
भारत सरकार के स्तर पर या आरबीआई के स्तर पर जो प्रयास करने पड़ेंगे, हम सब साथ मिल करके वो प्रयास करेंगे। लेकिन हमको जो नए लक्ष्य निर्धारित करने हैं, वो अपने काम को डबल करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तभी हम लोग अपनी उपयोगिता साबित कर सकेंगे। हमारे बारे में जो एक डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है, हमारे बारे में जो शक पैदा हुए हैं, हमारे बारे में जो लोगों को कहने का मौका मिलता है, तो हमको कोऑपरेटिव बैंक्स को और सोसाइटीज़ को ये देश को आश्वस्त करना पड़ेगा, देश के डिपॉजिटर को आश्वस्त करना पड़ेगा, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको आश्वस्त करना पड़ेगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे यहाँ भी ईमानदारी है, हमारे यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी है, हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी है और हम किसी से कम नहीं हैं। हम बढ़ चढ़ करके इस सेक्टर को मजबूत भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक को, कोऑपरेटिव बैंकों को अपनी एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। आरबीआई को हमारे प्रति फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा और भारत सरकार को फ्रेंडली पॉलिसीज हमारे लिए बनानी पड़ेंगी। ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हम जो चर्चाएं करते हैं, आपस में बात करेंगे आज के दिन में, उससे इस कोऑपरेटिव सेक्टर को ग्रो करने की और ब्रांच आउट करने की शक्ति मिलेगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूं। आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your thoughts with us. I would now request Shri Subhash Moite, Chairman, Pune District Urban Cooperative Banks Association, to come and address the audience. Sir, please. पहला मैं हो गया नमस्ते। आज के इस प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह पे मंच पर उपस्थित नैपकॉप के प्रेसिडेंट लक्ष्मीदास जी, सुनील देवड़ा जी, गौतम जी, अलका श्रीवास्तव जी, रामलाल सानप जी, अमित रघुवंशी, and all the dignitaries on the dais. Today this beautiful event is arranged by Mr. Anup Kumar and his colleagues, and as stated by the President of the NAPCOP. They have given opportunity to the vendors and their purchasers. मित्रों, नैपकॉप के अध्यक्ष साहब ने आज के कोऑपरेटिव सेक्टर में अर्बन बैंक का रोल, उनकी कठिनाइयाँ और जिम्मेदारियाँ, इस सब का जिक्र यहाँ किया है। आज का इवेंट जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिवॉल्यूशनिंग ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव सेक्टर्स, इसी हिसाब से है। यहाँ बहुत वेंडर्स के स्टॉल लगे हैं।
अभी प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि आप सब लोग हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर में आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए यहाँ आए हैं, बैंक में जाते हैं और आपका प्रोडक्ट जो है वो बैंकों को खरीद करने के लिए इंसिस्ट करते हैं। आज देश में 1500 बैंक्स बाकी है, उसमें से 800 बैंक जो हैं वो 100 करोड़ से नीचे है, 100 करोड़ तक है। 2 करोड़ से 100 करोड़ तक एक लोग सीमित है। जो बड़े बैंक्स हैं वो बड़े बैंक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी औकात है इसलिए। लेकिन आरबीआई के हिसाब से जो बैंक्स काम कर रहे हैं वो बैंकों को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ही है, इस सेक्टर में रहना है। तो सेक्टर में रहना है के लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, अदरवाइज वी आर नॉट एलिजिबल टू रिटेन इन दिस सेक्टर। और उसके जो डिफ़िकल्टीज़ है, छोटे छोटे बैंक है उनको ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का इंटेंशन है, लेकिन उनकी औकात नहीं है। इसलिए जो वेंडर्स यहाँ है उनको मैं यह गुजारिश करूँगा कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है इट शुड बी अफोर्डेबल टू लोएस्ट बैंक, ऐसी होनी चाहिए। उसकी प्राइजेस ऐसी होनी चाहिए जो हमारी छोटी बैंक है उनको भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। खाली आपका प्रोडक्ट अच्छा कैसा है इसके बावजूद अच्छा होने से उसका प्राइस जो है दैट इज अफोर्डेबल टू स्मॉलेस्ट बैंक, दैट यू हैव टू टेल टू दिस urban cooperative banks. Only in that case you can sell your product to our banks. अपने बैंकों के सामने दो बड़ी कठिनाइयाँ ये है। एक, we have no other any alternative except to adopt the technology, modern technology. अभी प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि टेक्नोलॉजी आज है कल नहीं है, हर रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है। आरबीआई हर रोज़ नया फतवा निकाल रही है, नया एक्सपेक्टेशन आपके तरफ से कर रही है और वो एक्सपेक्टेशन थ्रू टेक्नोलॉजी लाने का है। इसलिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप जो बोल रहे हैं वो थ्रू टेक्नोलॉजी लाने का है। इसलिए बैंकों को अपनी मानसिकता वो अडॉप्ट करने के लिए बनानी है। परसों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक निवेदन प्रेसिडेंट का आ गया, उन्होंने एक बात बताई। ही सेड वी आर गोइंग टू अपॉइंट large number of employees, and out of that we decided that 85% shall be the engineers. ये भी रेवोल्यूशन है। बैंक 85% इंजीनियर्स बैंकों में अपॉइंट कर रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वी हैव ऑल्सो थिंक अबाउट दैट। इसका मतलब यह है कि आगे जाके अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का सीईओ ये इंजीनियर हो सकता है, वो होना चाहिए, तो ही ये बैंक चलेगी। उसके पीछे उनका कहना यह है, हम
कॉमर्स ग्रेजुएट अपॉइंट करेंगे, वो सीईओ होगा, लेकिन वो टेक्निक सावे न होगा। इसलिए अब ये टेक्निक थ्रू टेक्नोलॉजी we are going to improve ourselves. Then there must be a person who is a techno savvy. Then and then we can improve ourselves. And therefore they think that if we appoint the engineers in the bank, we can teach banking to the engineers. But it is difficult to teach the engineering to the bankers, commerce graduate. That is difficult. This aspect is required to be considered by the urban cooperative banks who run the banks. They have to think about that. We have to go to this channel also. We must appoint majority of the techno-savvy persons in the bank if we want, we have to retain in this field. Second aspect, which I feel that we are going to face, the retention of the manpower. Nowadays, there is a problem in the banks that we have a strength of employees who have worked with us 25 years, 30 years. Though they are the bankers, they are not techno-savvy persons. And in banks, we have to adopt the technology. In that case, we are not able to remove them. This is one part. Second part, nowadays, we appoint the clerks though they are able to run the computers, but they are not the bankers. They are the data operators. Because they are not able to know the banking. Though they are able to run the computer, they are the data operators. We have to train them as a banker as well as a technology. Both जो ट्रेनिंग है वो हम सबको उनको देना चाहिए और वो नए लड़कों को स्किल्ड बनाने का है जो आज स्किल्ड नहीं है। बहुत साल से बैंक में काम कर रहे हैं, उनको कैसा ट्रीट करने का ये भी सोचने का है और स्किल्ड वर्कर अपॉइंट करने का है। छोटे छोटे बैंकों का एक प्रॉब्लम है, they are not able to afford the salary which is expected by the skilled worker, and therefore they are not able to improve as expected by the RBI. Therefore, we people has to think about that. The seminars like these events, I expect that we should discuss on this issue also, along with the technology. I also put before you some things. I represent the Pune Bank Association. हमारे एसोसिएशन में पुणे में एक कुछ डिसीजन लिया है, अर्बन बैंकों को सीईओ, जो स्किल सीईओ वो मिल नहीं रहे, इसलिए पुणे बैंक एसोसिएशन ने पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। उसके हिसाब से पुणे में, पुणे यूनिवर्सिटी में एक सीईओ के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इस साल से शुरू हो रहा है और उस डिप्लोमा में बैंक
अर्बन बैंकों ने उनके एम्प्लॉय से जो स्पार्क वाले एम्प्लॉय है उनको चुनने का है, उनको वो डिप्लोमा में डेपुट करने का है। उसका फीस 2,50,000 यूनिवर्सिटी के साथ तय हुआ है और बैंकों ने उसको इस डिप्लोमा के लिए भेजने का है। 1 साल का डिप्लोमा है, उसमें उसको फॉर्म राइटिंग ऑफ लेटर्स टू फेस द आरबीआई सब सिलेबस फाइनलाइज किया है। हमारा प्रयास ऐसा है कि एक डिप्लोमा पूरा होने के बाद जो कैंडिडेट वहाँ से सक्सेसफुली बाहर आएगा, ही कैन रन द बैंक एज ए सीईओ। उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट इस एडमिशन का प्रोसीजर है। पहले साल 30 कैंडिडेट लेने वाले हैं। आप सबको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। रिजर्व बैंक ये बोल रही है कि वो जो मैनेजमेंट का केडर है बैंकों में, उसमें सर्वाइवल होना चाहिए। क्या बोलते हैं अपन सर्वाइवल अपन एक आदमी गया मैनेजमेंट का तो उसके पास दूसरा आदमी अपन को चाहिए। हाँ, सक्सेशन चाहिए और ये सक्सेशन हर मैनेजमेंट केडर में हमको लाना चाहिए। एक आदमी गया तो उसके बाद दूसरा आदमी नहीं रहता, उस वक्त वो बैंक डिफ़िकल्टी में आती है। इसके लिए हर बैंक को सीईओ रहेगा, उसके पीछे का ऑफिसर रहेगा, हर कैटेगरी में सक्सेशन प्लान बनाना चाहिए और उसके लिए अभी से कुछ हम कर सकते हैं कि ऐसा प्रयास पूना में हमने शुरू किया है। दूसरा एक प्रयास हमने किया है, हमने पूना में आईटी कमेटी एक बनाई है। हमारे बैंकों के जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके जो आईटी इंचार्ज है, इनकी एक कमेटी बनाई है। जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उनके पास आईटी का एक्सपर्टाइज न होने के नाते अभी चेयरमैन साहब ने बना हुआ ऐसा वेंडर जो बताएगा उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं और कई बार उनको पछताना पड़ता है। इसलिए हम पूना में जो वेंडर्स है उनका प्रेजेंटेशन ये जो कमेटी हमने गठित की है उनके सामने हम लेते हैं और वो कमेटी जो है जो एक्सपर्ट है वो प्रोडक्ट वेदर इट इज़ यूजफुल फॉर द बैंक और नॉट, इसका रिपोर्ट एसोसिएशन को देती है और उसके बाद एसोसिएशन वो वेंडर के साथ बार्गेन करके बैंकों के लिए वो प्रोडक्ट कैसा अफोर्डेबल होगा ये प्रयास पुनः में कर रही है। ये सब जगह ऐसा हो गया तो छोटे छोटे बैंकों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसी तरह से हम कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन ला सकते हैं, ये प्रयास हम पुणे में कर रहे हैं। आज यहाँ आप सब आए हैं जो महाराष्ट्र के बाहर से यहाँ आए हैं, उनका मैं महाराष्ट्र में स्वागत करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ और मेरे को यहाँ बुलाया इसलिए आयोजकों का भी धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सरकार। Thank you, sir. I would now invite Ms. Alka Srivastav, Director, NAFCUB and MP Urban Banks Federation to address the audience. सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारे चेयरमैन साहब लक्ष्मीदास जी और समस्त हमारे डायरेक्टर NAFCUB और हमारी सभी डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन्स, महिला बैंक से आई हुई हमारी सभी बहनें और फेडरेशन से आई हुई हमारी बहनें
जो यहाँ आई हैं अपना समय देकर और यहाँ हम लोगों के बीच में हैं, और हमारे सभी भाइयों कोऑपरेटिव्स के, एंड अनुपम गुप्ता जी जिन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा और हम सबको यहाँ एक दूसरे से मिलाया और एक दूसरे की समस्याएं और एक दूसरे की हमें जानकारियाँ मिलने के लिए यहाँ एकत्रित किया। और समस्त आए हुए हमारे स्टॉल्स के, हमारे जो भी टेक्नोलॉजी से और उससे आए हैं, उन्हीं सभी भाइयों को मैं नमस्कार करती हूँ। अब बहुत सारी जानकारियाँ आपको हमारे पहले ही अभी प्राप्त हो चुकी हैं और आप सब बातों से परिचित भी हो चुके हैं और आपको बताया गया है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि कुछ हम लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपकी और हमारी एक ही हैं। हम लोग फेडरेशन से हैं, फेडरेशन में हैं, और आपकी समस्याएं अगर वहाँ तक आती रहती हैं, आप लोग लिख कर के भेजते रहते हैं अपनी समस्याएं, तो फेडरेशन आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, क्योंकि फेडरेशन की आवाज़ रिजर्व बैंक तक जाती है और सरकार तक जाती है। जब आप अपनी बात कहेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, तभी फेडरेशन आपके साथ मजबूती के साथ काम कर सकेगी। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, बात है, और हमें अपनी बात कहने का अधिकार अपने ऊपर अपनी संस्थाओं के लिए है। आपके फेडरेशन, आपके बैंक्स, और उसके बाद ऊपर बैठा हुआ हमारा फेडरेशन नेफकफ। तो मैं यही आपसे एक तो बात कहूँगी। दूसरी बात, समस्याएं कहना तो बहुत सरल है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में कितना मुश्किल होता है। आज कहा गया कि साहब 2 लाख रुपया और इतनी फीस, 2,50,000 फीस दे कर के हम पुणे में ट्रेनिंग सीईओ को कराएं। उसका सीईओ का ट्रेनिंग का खर्चा कौन देगा? बैंक। तो क्या सारी बैंकें इतना खर्चा देने के लिए, अपने सीईओ बनाने के लिए सामर्थ्य रखती हैं? ये भी हमें सोचना होगा। तो इसके लिए भी एक बनाना चाहिए इस तरीके का नियम कि कौन सी बैंक कितने उसकी है, करोड़ की है, और कौन सी बैंक को कितना सीईओ के लिए पैसा देना होगा। आज हम सीईओ बनाते हैं, उसकी इतनी फीस देते हैं, लेकिन आज के समय में जो हम चाहते हैं कि हमें यूथ मिले, तो यूथ तो अनुभवी इतना होता नहीं है। लाख ट्रेनिंग कराइए, लोग डिग्रियां लाते हैं, लेकिन क्या उनको अनुभव होते हैं? ये आप लोग इस बात को कहेंगे होते हैं या नहीं? आप लोग बताएंगे क्या उनको इतना अनुभव होते हैं? आप लोगों की आवाज़ आना चाहिए। अनुभव होते हैं? बोलिए हाँ या ना। नहीं होते, बताएंगे नहीं। तो ऐसा है कि हमें अनुभव वाले लोग चाहिए होते हैं, जिनको कि कोऑपरेटिव से प्यार हो, सहकारिता से प्यार हो, अपनी बैंक से, संस्थाओं से लगाव हो और उसके लिए समर्पित हो। इस तरीके की संस्थाओं को हम कह सकते हैं कि हम यूथ लोगों को लाएं और उन्हें हम समझाएं, सिखाएं कि इसके लिए हमें सरकार तक बात पहुंचाना चाहिए कि सहकारिता का पाठ कॉलेजों में डिग्रियों के साथ बताया जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए शुरू से, और जगह जगह इसके प्रचार प्रसार हों कि सहकारिता क्या है। तब ये यूथ को हम ला सकेंगे अपने बैंक में स्टाफ के लिए। आज समस्याएं आती हैं कि हमारे यहाँ जो सीए हो, जो डायरेक्टर हो, तो आप जानते हैं छोटी छोटी जगहों में आज महिलाएं बैंक हैं, उनकी इतनी समस्याएं हैं, सीए नहीं मिलती हैं, और मिलती हैं तो वो जो जहाँ काम कर रही होती हैं वहाँ उनकी फ़ीस इतनी होती है कि वहाँ से वो हटना नहीं चाहती और इतना समय बैंक को देना नहीं चाहती। तो आप ये देखिए हम किस तरीके से, ये सारी बातें बहुत हमारे लिए जटिलता लिए रहती है और हम बहुत परेशानियों का सामना इन चीज़ों में करते हैं। वाकई में ये 2 चीज़ों की बहुत समस्या है, एक सीए डायरेक्टर की और एक सीईओ की, जो हम लोग बहुत भुगतते हैं, और हमें बार बार सीईओ जब फिट नहीं बैठता है, हटाना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि हम किस तरीके से काम करें। तो ये समस्या हमारी है। दूसरी बात, जो सारी बातें हो चुकी हैं, हमारे चेयरमैन साहब कर चुके हैं कि ये जो हमारा टर्म है, डायरेक्टर्स का टर्म है, ये सब चीज़ें भी बहुत सारी सामने आ रही हैं, जिनको कि हम लोग सब सामना कर रहे हैं और उसको सरकार के सामने ला रहे हैं, और उसमें कुछ मान्यताएं जो भी हैं, बदलाव होगा, जो भी होगा वो सब सरकार देखेगी। और जो टेक्नोलॉजी की बात है, तो हम आरबीआई बार बार हमारे अगर ये बदलवाती है कि आज ये टेक्नोलॉजी को इसको चेंज कर दो, आज ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आज ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो इसकी भी एक बात होना चाहिए। हर बैंक अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो सॉफ्टवेयर को बार बार बदले और पैसा जो है इतना उसमें खर्च हो।
वो नहीं कर सकता है। हम लोग छोटी छोटी बैंक वाले हैं, हम लोग बहुत बड़ी बैंक वाले नहीं हैं। मैं तो अपनी समस्याएं आप लोगों के सामने रखी हैं और मैं यही कहूँगी कि यही समस्याएं आपकी हैं, यही हमारी हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी क्योंकि हमारे बोलने वाले भाई बहुत हैं। और आप लोगों को जय हिंद, नमस्कार। मैं लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से हूँ और नेफकफ की एकमात्र महिला डायरेक्टर हूँ और आप लोगों की साथी हूँ, आप लोगों की संस्था से हूँ। और बैंक में हमारे अभी 95 करोड़ की बैंक हो चुकी है, 2 ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस और खुलने जा रही हैं। और मैं वहाँ पर करीब 15-20 गाड़ियाँ, मैंने महिलाओं को गाड़ी सिखाना, घूंघट वाली महिलाओं को गाड़ी चलाना सिखाया है, स्वयं मैंने ड्राइविंग करके, जो आज शहर में वीरांगना नाम से पिंक कैब गाड़ियाँ चला रही हैं, 4 व्हीलर। और वो बहुत डट के सामना करती हैं। उन्होंने समय पर अपना हमें किस्त भी चुकाई है और हमने उद्योग विभाग से उनको डिविडेंड उनको हमने उसमें दिलाया था, सब्सिडी दिलाई थी, जिसकी वजह से वो बहुत लाभान्वित हुई हैं। और हम ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, हम व्हीकल रिक्शा, हम व्हीकल लोन्स इतना दे करके हम काफ़ी अच्छा हम लोग लोनिंग कर रहे हैं। लेकिन चूँकि रिकवरी इतनी हो जाती है जिसके कारण हमारा जो है CD रेशो गड़बड़ा जाता है और इसलिए हम लोग बनिए की दुकान कहलाते हैं। लेकिन रिकवरी करो तो मुश्किल है, ना करो तो मुश्किल है, ये सब बातें भी हैं। तो रिकवरी करने के लिए भी आपको हम सब बताएं, हमारी सभी डायरेक्टर और हम रिकवरी करने स्वयं जाते हैं। अगर हमारा कोई भी कस्टमर इस तरीके से हमारा पैसा नहीं देता है और अपना मान रखकर, अपना गुमान रखकर वो बड़ा आदमी बनता है या छोटा भी है और वो नहीं देना चाहता है पैसा, तो हम सभी डायरेक्टर्स भी इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। हम लोग साथ में जाते हैं और हम नेहरू पद्धति, गांधी पद्धति से हम लोग एक दरी बिछाकर उनके घर के सामने बैठ जाते हैं और हम कहते हैं कि पैसा तो आपको देना पड़ेगा। और बहुत सारे उदाहरण हैं, आप बीच में इस सत्र में पूछेंगे तो मैं आपको रिकवरी के बहुत सारे इस तरीके के तरीके बताऊंगी कि आप उससे शायद लाभान्वित होंगे। आप लोगों को सहकारिता दिवस पर मैं बोलती हूँ, सहकारिता जिंदाबाद, जय सहकार। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा एड्रेस था। अब मैं अनुरोध करूंगी रामलाल सरब सर से कि वो यहाँ पर आएं और हमारे साथ अपने विचार साझा करें। नमस्ते। आज के ये भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक समिट के अपने उद्घाटक नेपकैप के चेयरमैन माननीय लक्ष्मीदास जी सर और पुनः एसोसिएशन के चेयरमैन माननीय सुभाष जी मोहिती सर, पुनः नेपकैप के डायरेक्टर अलका श्रीवास्तव जी, सुनील जी देवड़ा सर और सभी उपस्थित डायरेक्टर्स और आप सभी बैंकों के उपस्थित सभी चेयरमैन, डायरेक्टर्स, सीईओज एंड ऑल ऑफिसर्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक समिट ये मुंबई में हो रहा है। ये समिट में सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के जो प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी के बारे में या सभी कुछ बारे में जो कुछ प्रॉब्लम्स है, ये सब आप आपस में डिस्कशन करके आप इसको सुलझाव कर सकते हैं। मैं इस सेशन में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि हमारे नेपकैप के चेयरमैन साहब ने बहुत कुछ बताया है, सुभाष जी मोहिते साहब ने भी अपना ये बताया और सभी जन को बोलना है और टाइम का भी इशू है। इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद देता है। और जो प्रोग्राम जो आयोजित किया है उसमें जो अनुपम जी गुप्ता, आशीष जी श्रीवास्तव, इसने बहुत अच्छा प्लानिंग करके ये प्रोग्राम इधर आयोजन किया है। ऐसा प्रोग्राम वो हर साल कर रहे हैं, उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। और आप सभी को भी इधर प्रोग्राम के लिए अटेंड करने के लिए आए, इसके लिए मैं शुभकामना देके मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. I would now invite Mr. Amit Raghuvanshi, Head of Government Business, Acer, to come and share his thoughts with us.
Good morning, everyone. First of all, I would like to thank all the senior dignitaries, those who are present on the stage, and all the members, those who are sitting in the audience. So we are delighted to be a part of this prestigious Bharat Corp Summit 2024. We take a pride in being a part of the journey in the banking industry, starting from total banking automation to a digital banking. India's journey towards digital banking has been remarkable. The government's push for a digital economy, complemented by the RBI, progressive policies, it has created a fruitful ground for spreading digital banking process. Digital banking in India is not just a convenience, but it is about a financial inclusion. The ability of conducting a banking transactions faceless, placeless, and paperless through a device such as notebooks, tablets, desktops, smartphones, and so on. And it empowers millions of users, those who are present in rural areas and underserved areas. We at Acer play a vital role in endorsing digital banking systems through its convenient products, which are made for you, which are made in India. Whether you name it as a laptop or tablet, which is used for your mobile banking services, whether you say it as a desktop computers, which are meant for the core banking services, or whether you have a touchscreen TFTs with mini PCs for ATM banking, or even we have the IFP, which are meant for the boardroom solutions or training centers. Acer provides multiple hardware solutions to support banking environment. And Acer is one company whose motive is breaking the barriers between people and technology by providing at the competitive rates. We share a relationship with banking industries from the past 25 years in the row. And we have supplied lot many devices to lot many PSU banks, private banks, cooperatives, and so on. Further, considering the diversity which is the need of an hour, Acer has even introduced themselves in the lifestyle products and lifestyle segments by introducing air circular, water purifiers, televisions, and many more to come in the future. With this, I would like to thank once again all the members, senior members sitting over here, and would request all the audiences to come and visit our experience zones to have a product experience. Thank you very much. थैंक यू एवरीबॉडी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने कुलीग आशीष श्रीवास्तव से कि वो मंच पर आएं और हमारे डिग्निटरीज के साथ भारत कोप मैगजीन लॉन्च करें। अनुपम, यू ऑल्सो कम। एवरीबॉडी प्लीज़।
I would request everybody to take their seats now, except Lakshmi Das sir. Sir, आप बैठे रहे, बाकी लोग please join the audience. अब हम लक्ष्मी सर को सम्मानित करना चाहेंगे भारत रत्न सहकारिता सम्मान से। सर का कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारे इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए भी, तो उनको धन्यवाद करने के लिए हम ये सम्मान उन्हें देना चाहेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट माय कोलीग्स टू फेलिसिटेट सर। प्लीज़ सर के लिए ज़ोरदार तालियां। और जो लोग बाहर जा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि अंदर आ जाएं। आगे ये दिन बहुत एंगेजिंग होने वाला है। Thank you, sir. We wish you more of success and good health. Thank you so much.